हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 16 महाजनपद कैसे उनका विस्तार हुआ, कैसे उनका विलय हुआ। ऐसे ही लास्ट में हमारे 4 महाजनपद बच जाते हैं। उसमें ही से एक महाजनपद का नाम है मगध, जिसमें उसका उदय के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे इसका उदय होता है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मगध साम्राज्य के ऊपर रहेगा कि ये आपके मैप में देख सकते हो, यहाँ पे ये मगध साम्राज्य, ये उसके समय की कुछ आकृतियां हैं। कैसे जो लास्ट के 4 महाजनपद बसते हैं उनका विलय होते होते एक महान जनपद का विस्तार होता है और एक महान जनपद बन के उभरता है। और क्या क्या उसके राजनीतिक और भौगोलिक और ये सब कारण रहे जिसकी वजह से मगध जो है आज भी इतना जो है प्रसिद्ध है और आज भी इसके ऊपर से क्वेश्चन पेपरों में आता रहता है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे ये समय था 1600 ईस्वी पूर्व का, जब भारत के उत्तरी भाग में जो है 16 महाजनपद, छोटे छोटे जनपदों ने मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर एक महाजनपद बनाए थे 16। उनका नाम चलता था उसी में। केवल अब अंत में जो है हमारे 4 महाजनपद बसते हैं। उन 16 महाजनपदों को एक में एक विलय होता जाता है, सब मिलते जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे जो 4 बसते हैं वो महाजनपद देखेंगे कौन कौन से 4 बचे थे हमारे। जो 4 महाजनपद हमारे बसते हैं वो होते हैं वत्स, अवंती, कोसला और मगध। इनका आपस में विलय होता है और अंत में जो है मगध साम्राज्य जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य बन के सामने आता है। हमारा सबसे शक्तिशाली जिसे हम कहेंगे वो था हमारा मगध। वत्स जो है अवंती में मिलता है, अवंती कोसला में मिलता है और कोसला जो है फाइनली जाके मगध में मिल जाता है। ये इसमें मिलता है, ये इसमें विलय होता है और कोसला का विलय जो है मगध में होता है। और लास्ट में एक महाजनपद बसता है जिसका नाम होता है मगध। यहाँ पे कई सारे शासकों ने राज किया था। यहाँ टोटल जो है 7 जो है शासकों ने राज किया है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला महाजनपद जो है हमारा वत्स है। वत्स को हम वंश भी कहते हैं, इसको वंश भी कहा जाता है। ये जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। इस समय 2025 में इलाहाबाद में हमारा महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ भी आरंभ होने वाला है। यहाँ पे जो है बहुत सारी विला और याच वगैरह आई है जिनका रोज का किराया 18,000 से लेकर 20,000 तक का है। ये हो गया, ये महाकुंभ लगेगा इलाहाबाद में। तो यहाँ की इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। यहाँ पे 3 धर्म थे, एक बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म था। यहाँ के जो शासक था उसका नाम था उदययान, जो कि 5वीं और 6ठी शताब्दी के समय पे था। इसकी एक माँ थी जिसका नाम था मृगावती। ये वही है, ये मृगावती है जो कि पहली उस समय की महिला शासिका थी, जो उस समय जिसने राज किया था। और ये युद्ध लड़ रही हैं। उसके बाद इनका मृत्यु हो जाती है उदययान की, और ये वत्स्य का कोई शासक बचता नहीं है जो कि योग्य हो। तो इसका जो है विलय हो जाता है किसमें, अवंती में। तो अवंती देखेंगे, अवंती जो है हमारा ये अब आता है हमारा अवंती देखेंगे। अवंती जो हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे बौद्ध की पहली जो है काउंसिल हुई थी, बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी। यहाँ का जो प्रद्युत था वो राजा था। और इसका जो है विलय होता है मगध में। मगध में इसका विलय हो जाता है मगध। तो सबसे पहले हमारा वत्स था, वत्स का विलय होता है अवंती में। अवंती का विलय होता है मगध में। और लास्ट में हम देखेंगे कोसला, प्रसंजीत वाला, उसका भी विलय होता है मगध में। मतलब सबका विलय होकर मगध में हो जाता है। इसलिए मगध जो है एक बड़े राज्य के रूप में और महाजनपद के रूप में स्थित होता है। और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया, साउथ इंडिया वगैरह, साउथ इंडिया को छोड़ के नॉर्थ इंडिया और ईस्ट वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह तक पूरा भारत में कवर कर लेता है और अपना राज्य होता है इसका। अब आता है कोसला। कोसला का जो राजा था वो था प्रसन्नजीत था। इसकी एक बहन होती है जिसकी शादी होती है बिंबिसार से। ठीक, बिंबिसार से इसकी बहन की शादी होती है। और बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था। ये बिंबिसार जो था इस कौन सी डायनेस्टी से आता है, इसी में मगध में आएगी वो हर्यक वंश। हर्यक वंश का था बिंबिसार। इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी थी जिसका नाम था अजात शत्रु। इसे दहेज में जो है काशी मिलती है और इस काशी पे बाद में बवाल भी होता है जब ये अपने इसका बेटा बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु जब इसकी हत्या कर देता है। तो इसका मामा जो होता है वो अपनी काशी को वापस की ले लेता है, उससे नाराज होके। और फिर क्या होता है, अजात शत्रु जो है उस पर हमला कर देता है, आक्रमण करता है और युद्ध होता है दोनों के बीच में और वो हार जाता है। फिर ही काशी को वापस अपने पास पुनः प्राप्त कर लेता है और उसकी बेटी से शादी भी कर लेता है। बाद में इसका खोसला का भी मगध में मिल जाता है। अब मेन आएगा हमारा, पिछले जो 3 हमने जनपद पढ़े उनका सबका विलय हो जाता है मगध के अंदर। मगध एक वो बहुत ही
शक्तिशाली राज्य बन के उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण था, इसके यहाँ के जो शासक थे वो बहुत महत्वाकांक्षी, साहसी और बहुत ही अच्छे रणनीति वाले राजा थे। जैसे बिंबिसार हो गया, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, अशोक हो गया। ये लोग बहुत शक्तिशाली थे और इनकी रणनीतियां बहुत अच्छी रही हैं। कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना था पॉलिसी वगैरह को, उसकी वजह से मगध का इतना विस्तार हुआ। और इसके राजनीतिक, भौगोलिक और ऐसी कुछ रणनीतियां भी थी, जो कि फिजिकल कल्चर वो थे, कंडीशन भी थी, जिसकी वजह से मगध में भेजना जो है इतना आसान नहीं था। मगध एक तो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था और एक तरफ से विंध्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इसको इसके पास तक पहुंचना इतना ईजी नहीं हुआ करता था। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मगध का इतना विस्तार होता है। सबसे पहले राजनीतियों का, राजधानियों की स्थिति, और इसकी राजधानी जो है 2 राजधानियां थी। एक तो थी राजगीर, राजगृह, राजगीर जिसे कह लें, और एक थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और राजगृह। राजगृह जो है हमारी, ये 5 पहाड़ियों से, ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और पाटलिपुत्र जो थी, इसे कई नदियों ने घेर रखा था। इसको जो है नदियों से घिरी हुई थी, ये नदियों से घिरी थी, ये नदियों से घिरी हुई थी। और ये राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरी थी, इसलिए इसकी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसके बाद आता है सेकंड हमारा कृषि व्यवस्था। यहाँ पे कृषि की व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पानी की अच्छी खासी वो थी, पानी की अच्छी खासी सप्लाई थी। दोनों जगह ही नदियां थी, यहाँ पे 3 नदियां थी वहां यहाँ पे वैसे। और इसलिए यहाँ पे भूमि जो है बहुत उपजाऊ थी। पास में जंगल था, जंगल से जो है लकड़ी काट के लोग भवन बना लेते थे। और जंगलों में हाथी थे, तो हाथी से जो है ये सेना में भी उसका इस्तेमाल करते थे। आर्थिक मजबूती, इन्होंने व्यापार किया था। इनके पास खनिज की कमी नहीं थी। ये जो खनिज संपदा है, इसमें खनिज में इनके पास लोहे होते थे, जिससे ये अपने अस्त्र बनाते थे। और साथ में ही ये जो है इसका व्यापार करने में भी प्रयोग में लेते थे। और इससे सोना, यहाँ पे इनको सोना भी मिला था, इसलिए आर्थिक स्थिति भी बहुत इनकी मजबूत रही है। खनिज में मैंने बता ही दिया कि इनके पास लोहे की खानों का अच्छा सा उपकरण, लोहे की खाने थे, जिससे ये अच्छे उपकरण बनाते थे। और उसके अस्त्र और शस्त्र बनाकर उसका लाभ उठाते थे और युद्ध में ले जाया करते थे। हाथी इनके पास थे ही, जंगल में मिल जाते थे। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मगध का इतना उदय होता है। तो इसमें सबसे पहला शक्तिशाली जो राजा आता है वो होता है जरासंध, जिसके बारे में जो है महाभारत में भी और जैन के ग्रंथों में भी इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। इसकी लड़ाई जो है भीम से होती है और भीम इसको मल्लयुद्ध में हरा देते हैं। इसके बाद मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। उनकी हम ट्रिक देख लेते हैं, कैसे उसे याद करना है उनके नामों को। इस पर पेन टैब पर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। इसका आ जाता है हसीन, हसीन, माशूक, सा। हसीन में हा से हो जाता है हमारा हर्यक वंश, हरियण वंश। सा से हो जाता है हमारा शिशुपाल वंश। ना से हो जाता है नंद वंश। मा से हो जाता है हमारा मौर्य वंश, मां से मौर्य वंश हो जाता है। और सा से हो जाता है, मौर्य के बाद आता है हमारा सतवहन वंश। शिट, इतनी गंदी हैंड राइटिंग आ रही है इसमें। मौर्य वंश आ जाता है इसमें, शुंग, कर्ण, ये सब भी मौर्य वंश को कहा जाता है, मौर्य हो जाता है। ये 7 जो है राजवंश आते हैं। इसकी ट्रिक यहाँ पे एक बार और देख लो, ये है हसीन, माशूक, सा। ये इसकी ट्रिक है। अब आता है हमारा मगध। मगध का जो विस्तार होता है, सबसे पहले इसका उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र क्रमशः गंगा, सोम और चंपा नदी से घिरा हुआ है। और इसको एक तरफ से जो है विंध्या की पहाड़ियों ने इसे घेर रखा है। ये हमारा मगध है। मगध के इस साइड, ये वाली साइड पे जो है सोन नदी बहती है इधर। मगध के ऊपर के इधर के साइड पे गंगा नदी है, ये गंगा है, यहाँ लिखता हूँ। ये हो गई हमारी गंगा नदी। और मगध के यहाँ नीचे ये वाली जगह, ये जो है यहाँ पे विंध्या की पहाड़ियां हैं, ये वाला, इस जगह जो है ये विंध्या पर्वत आ जाता है इधर।
और जो ये वाली जगह बसती है मगध की, इस जगह पे हमारा कौन सी आ जाती है, चंपा नदी आ जाती है। चंपा नदी जो कि ये जो हमारे जब हमने जनपद पढ़ा था तो यही वो चंपा नदी है जो कि ये मगध और यहाँ पे अंग प्रदेश इन दोनों को अलग करती थी। अंग को इधर अंग हो जाता है, इधर ये होता है, यहाँ इसकी 3 नदी है। ये ऐसे देख लो, अगर ऐसे करना है तो ये 2 3, ये बीच में हमारा मगध है। यहाँ पे हमारी सोन नदी बह रही है। नीचे ये पहाड़ियां हैं जो कि विंध्याचल की पहाड़ियां पड़ती हैं। ऊपर हमारी गंगा नदी है, गंगा माता। और यहाँ पे हमारा जो है चंपा नदी है जो कि यहाँ मगध है, और इसके इधर जो है अंग प्रदेश, इन दोनों को जो है ये अलग करता है। ठीक, अब आ जाती है हमारी मगध की कैपिटल। मगध की जो कैपिटल थी इसको हम कहते थे गिरिराज भी कहते हैं, GIRI, अरे यार GIRIVRAJ, गिरिराज भी कहते हैं, और इसे राजगीर भी कहते हैं, इसे राजगृह भी कहते हैं। ठीक, ये जो है ये 5 पहाड़ियों ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये एक कैपिटल है इसकी, और दूसरी कैपिटल जो है इसकी वो है, ये है पाटलिपुत्र। ये जो है नदियों से घिरी हुई है, नदियों से इसको घेर रखा है। इसके जो ऊपर है, पाटलिपुत्र के ऊपर गंगा नदी है। पाटलिपुत्र के लेफ्ट में जो है गंधक है, और पाटलिपुत्र के राइट में कौन सी नदी है, सोन नदी है। पाटलिपुत्र इस समय प्रेजेंट में क्या है, पटना में पड़ता है। ये पटना का जो है इसका मॉडर्न नेम है, एशियन नेम इसका कहता है पाटलिपुत्र है। ठीक, आर्थिक मजबूती हमने देख ही ली थी कि यहाँ पे जो है लोहे की खदानें मिलती हैं, सोने की खदानें थी, लोहे और सोने की खदानें थी, जिससे ये बहुत ही अच्छे अच्छे अस्त्र और शस्त्र बनाते थे, और उसका ये व्यापार भी करते थे, जिससे इन्हें लाभ भी हुआ करता था। आर्थिक मजबूती में इनके पास ये भी देख लेंगे कि वाटरवेज था, इनके पास वाटरवेज था, फार्मिंग थी, मिनरल्स थे, ये मिनरल्स में ही आ जाएगा। वाटरवेज में ये जो है हमारा जो है गंगा सोन, इससे ही ट्रांसपोर्ट करते थे। गंगा और सोन नदी, इन दोनों से जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन चलता था। ऐसे ही फार्मिंग में जो है इनके पास जो एक तो गंगा नदी और ये सोन नदी है, जिसकी वजह से इनके किनारे की जो मिट्टी थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ सॉइल थी इसकी बहुत। ठीक, जिसकी वजह से इनको डोब सॉइल थी, फर्टाइल सॉइल थी। 2 नदियां जो मिलती थी उनके पानी, उनकी जो मिट्टी आती थी वो बहुत ही उपजाऊ होती थी, डोब सॉइल थी। मिनरल्स में इनको वही सोने की और लोहे की खदानें मिलती हैं। यहाँ पे ये कौन सा छोटा नागपुर प्लेट्यू में, झारखंड में जो पड़ता है, यहाँ पे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की खदानें मिलती हैं। ये पेन पे हाथ नहीं मुड़ा फिर से। जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा झारखंड में है। और झारखंड जो है मशहूर है, झारखंड में पहले से ही जो है मशहूर है। अगर वासेपुर वगैरह देखिए तो यहाँ खदानें बहुत है। यहाँ आयरन, लोहे की खदान मिलती है, गोल्ड की है इनको मिली थी, और यहाँ पे इनके पास सिल्वर की खदानें थी, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। ठीक, अब आता है हमारा, शुरू होता है सबसे पहला मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, जो कि था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश हमारा, जिसमें का राजा जो होता है सबसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार ही था, अभी इसका पहले में हमने पढ़ा था अवंती में, जिसने प्रसन्नजीत की बहन ने बिंबिसार से ही शादी करी थी, जिसका नाम था महाकोशला नाम होता है इसका, जो कि प्रसन्नजीत की के जो है वो होती है, कोसला के राजा की बेटी होती है, प्रसन्नजीत की बहन होती है। इसी को बिंबिसार को ही जो है दहेज में वो काशी मिलती है। काशी काय में मिलती है, डाउरी में इसको काशी मिलती है प्रसन्नजीत को ही। तो हर्यक वंश का संस्थापक था ये। संस्थापक तो जो है इसको बृहदत्त, इससे पहले आता है बृहदत्त, उसका ऋग्वेद में उल्लेख वगैरह दे रखा है। उसके बाद हर्यक वंश आता है जो 544 से 512 शताब्दी तक रहता है। ये 15 साल की उम्र में राजा बन गया था। ये रहा,
ये 15 वर्ष की उम्र में जो है अपनी मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। 52 वर्ष तक इसका विशाल साम्राज्य में इसने शासन किया था। उसके बाद इसने जो है शासन के दौरान इसने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल करी थी। ऐसे ही अगर देखें तो पूरी लाइन से सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आ जाती है, फिर शिशुनाग आती है, नंद आती है, मौर्य आते हैं। इसके पिता का नाम क्या था? बिंबिसार के जो पिता थे, फादर फादर का नाम था भाटिया। क्या नाम था इसके फादर का? भाटिया। और इसकी माँ का नाम क्या था? मदर का नाम था बिंबी। इसकी मदर का नाम क्या था? बिंबी। यहाँ पे जो है जैन और बुद्ध दोनों धर्मों के समकालीन में था ये। और इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल इसकी राजगीर थी। बिंबिसार, ये एक मूवी भी आई थी बिंबिसार की। ये बिंबिसार हो गया हमारा। अंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने अपने बेटे को जो है, जिसका नाम अजातशत्रु था, वहां का इसने उसको राज्यपाल बना दिया था। और बाद में ये जो शिशुनाग था, इसने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और उसकी गद्दी पे हथियार के बैठ जाता है। जिसकी वजह से जो है इनके ये इसके मामा की और इसके बीच में लड़ाई होती है अजातशत्रु की। वो सब देखेंगे इसमें ही। इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल इसकी जो थी क्या थी? राजगीर रहती है। क्या कैपिटल है? राजगीर। ये कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है ये। और अंग पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने, हाँ, अंग पर जीतने के बाद अभी मैंने बताया कि इसने अपने बेटे को वहां का जो है ये राज्यपाल बना देता है, अंग प्रदेश का। अंग के बाद में बिंबिसार ने अपना ध्यान अंग पर, तो इसने अपने बेटे को बैठा दिया था वहां का राज्य गद्दी, मतलब वो शासन तो इसने छीन लिया। अब इसने आगे का विस्तार करने के लिए जो है दूसरे जो इसके पास के उप महाद्वीप थे, उन पर ध्यान केंद्रित किया। या तो उन्हें अपने बल से हरा दिया युद्ध करके, या फिर जो कि बड़े राज्य थे, जो कि बड़े थे, इससे बड़े थे और जिसमें युद्ध करके इसका ज्यादा हानि होती, तो उसमें इसने एक नया स्टार्ट किया। वो था हमारा विवाह संबंध। लोगों से अगर इसकी बनती नहीं, या तो लगता कि इनके सामने ये जीत नहीं पाएगा, तो ये उनके यहाँ विवाह का प्रस्ताव भेज देता, जिससे इनकी इसकी जो थी विवाह का प्रस्ताव भेजता, जिससे इसकी जो है सिक्योरिटी जो है हो जाती थी कि मतलब अब तो रिश्ता रिश्ता बन गया है, तो इस पे अटैक नहीं होगा उस साइड से, तो ये चिंता मुक्त हो जाता था वहां से। ऐसे ही करके इसने 3 शादियां करी थी, 3 अलग अलग जगह से। पंजाब से, कोसला से, लिच्छवी से 3 अलग अलग रानियां लाया था। और जो अजात शत्रु इसका बेटा, जिसको इसने राज्यपाल बनाया था, वो जो है चेलना जो सेकंड वाइफ होती है इसकी, उसके साथ इसका पुत्र होता है चेलना, जो कि राजा चेतक की बेटी होती है, ये लिच्छवी की होती है। चलो ये आ जाती है हमारी इनकी 3 वाइफें। सबसे पहले आ जाती है हमारी कोसला देवी। ये जो थी कोसला राजा की पुत्री थी और प्रसन्नजीत की बहन थी। दूसरी आती है चेलना। चेलना जो है लिच्छवी के जैन चेतक की पुत्री थी, और इसी से बिंबिसार और इनका जो है पुत्र होता है, जिसका नाम था अजात शत्रु, जो अपने पिता को ही मार के उनकी गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद लास्ट में आती है थर्ड वाइफ इनकी चेलना। चेलना जो है महाराष्ट्र, ये पंजाब के बांदा प्रवंश की थी। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि कैसे इसका क्या क्या इसका एडमिनिस्ट्रेशन था बिंबिसार का। इसने अपनी विजय और विस्तार की नीति को अपनाया था। बिंबिसार के पास जो है 3 अधिकारी श्रेणियां थी। एक थी कार्यकारी, सैन्य और न्यायिक। 3 श्रेणियों में इसने विभाजित कर रखा था पदों को अपने। और इसके पास जो है 70,000 के करीब गांव थे, और प्रत्येक का एक जो है मुखिया होता था, जिसको नियुक्त किया जाता था। और राजा के पास जो है एकलौता ऐसा राजा था जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी अपनी। सॉरी। इसका विस्तार जो है इसने बहुत ही अच्छे से किया था। या तो वो संबंध बनाए थे शादी वाले, या तो जो अंग प्रदेश के साथ किया था उसको हथिया लिया था, उसे हरा दिया था युद्ध में। ऐसे ही मगध में ये वही है कि 70,000 गांव थे, और हर एक गांव का एक जो है मुखिया हुआ करता था। और इसके पास पहला ऐसा राजा था जिसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। इसके पास अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी भी थी सबसे पहले। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला राजा मगध का कौन था जिसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी? तो वो था हमारा बिंबिसार। अब आ जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है
अजात शत्रु जो है इसकी माता का नाम था, इसकी जो मदर थी वो कौन थी? चेलना। ये पेन नहीं चल रहा। इसकी माँ का नाम क्या था? चेलना था। और पिता तो बिंबिसार थे ही। जो चेलना जो थी ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी की राजकुमारी थी ये। 492 में ये जो है राजगद्दी पर बैठता है। 492 ईसा पूर्व में ये अजात शत्रु राजगद्दी पर बैठता है। और इसको अजात शत्रु इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका कोई शत्रु ऐसा नहीं था जिसको इसने पराजित नहीं किया हो, मतलब सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इसे अजात शत्रु कहा जाता था। और इसका दूसरा नाम कुणिक भी था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि कुणिक किस महाराज का राजा का उपनाम था, तो ये जो है अजात शत्रु को कहा जाता था। अपने बाप की हत्या कर देता है बिंबिसार की और गद्दी पर बैठ जाता है। और 492 से लेकर 460 तक, मतलब पूरे 16 साल, ऑलमोस्ट 16-17 साल ये जो है राज करता है। और इसका जो मतलब अजात शत्रु का था, शत्रु का नाश करने वाला। उपनाम बताई दिया इसका कुणिक था। इसे जो है पिता हंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिता हंता। पितृहंता। पितृहंता। पितृहंता भी इसको कहा जाता है। अब देखेंगे आगे की स्लाइड में कि इसका ये जो मैंने बताई दिया, इसका नाम जो है ये जो है चेलना का पुत्र था। इसका नाम शत्रु का नाश करने वाला था। विस्तार में इसने अजात शत्रु ने शुरू में है विस्तार की नीति अपनाई थी और इसे कोसला राज्य पर जो है इसने आक्रमण किया था। और अपने मामा प्रसन्नजीत की पुत्री जो थी वजीरा उससे ही प्रेम करता था। राजगीर की इसने किलाबंदी कराई थी 5 पहाड़ियों से जो कि घिरा हुआ था। राजगीर इसकी वो थी राजधानी थी। और इसके इसी के समय जो है बुद्ध बुद्ध भगवान जो थे गौतम बुद्ध, उनकी मृत्यु हो जाती है अजात शत्रु के समय में ही। ठीक। पेन गड़बड़ कर रहा है मेरा। इसी समय अजात शत्रु की मृत्यु हो जाती है। इसके मामा जो होता है प्रसन्नजीत, ये इसका मामा जो होता है प्रसन्नजीत, उसकी पुत्री जो होती है वजीरा इससे प्रेम करता था। बताई दिया 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगीर। अब कुछ इसमें फैक्ट अगर हो तो वो देख लेते हैं कि इसी समय में, जैसे ये तो हमने देख लिया बुद्ध की हो जाती है मृत्यु होती है इसी काल में। इसी के समय में जो है पहली ये जो काल अशोक, ये जो अशोक अजात शत्रु था जो पहली बुद्धिज्म काउंसिल कराता है। पहली बुद्धिज्म काउंसिल कराता है। और ये पेन नहीं चल रहा ढंग से। फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल ये यहाँ पे इसी समय में कराता है। इसके पास जो है 2 हथियार थे, उसकी फोटो अभी मैं दिखाऊंगा। जो एक का नाम था रथमुसल, दूसरा था महाशिला कंटक। रथ ये आपने उसमें देखा होगा बाहुबली मूवी में जो लड़ाई दिखाई है वो कुंटक कुंटक करता है। अजीब सा आता है ना, जो आदिवासी आता है उसके प्रभास और राणा दुगुपति की जो लड़ाई होती है उसमें जो अस्त्र दिखाते हैं, एक तो वो ईटा फेंकने वाला था और दूसरा वो राणा लेके चलता है ना, आगे बांध के खट 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 मारता काटता चलता है, वो जो था उसका नाम था हमारा रथमूसल। और दूसरा जो था जिससे ईटा वो फेंकता है बाहुबली, प्रभास जो ईटे बांध बांध के फेंकता था, उसका नाम था महाशिला कंटक। ये पहले जो इसने जैन धर्म अपना रखा था, बाद में इसने जो है इन्फ्लुएंस होकर बुद्धिज्म अपना लिया था। मतलब पहले ये जैन था, बाद में इसने बुद्धिज्म अपना लिया था। ये है इसका, देखो ये था इसका रथमूसल, आगे की तरफ ये लगा हुआ है इसमें, ये देख रहे हो, ये आगे की तरफ ऐसे लगा हुआ है। इसी से ये जो है युद्ध लड़ने जाता था और ये गोल गोल घूमता था गाजर मूली के जैसे। सब जो आगे आ जाता था, जो भी आगे सेना, सबको काटता मारता चला जाता था, आगे निकलता चलाता था। और ये हो गया इसका दूसरा जो है रथम, ये महाशिला कंटक है जिसमें पत्थर बांध के और ये फेंकते थे और उधर जाता था और लगता था और मरते थे लोग, जो ये बाहुबली में भी देखा होगा ये वाला। तो ये सब बाहुबली मूवी में भी था।
बाहुबली मूवी में देखा होगा, जो प्रभास मारता है उसे, ये वही है। इसके जो बेटे थे, इसके दो पुत्र थे। पहले का नाम था, एक था उदयभद्र, और दूसरा था उदयीन। दूसरे पुत्र का नाम था उदयीन। उदयभद्र और उदयीन, उदयीन को जो है ये अपना राजा आगे बनाता है। उदयीन ने भी जो है इसकी हत्या कर दी थी और राजपाट संभाल लिया था। जैसे इसने अपने पिता की हत्या करी थी, ऐसे उदयीन ने भी इसकी हत्या कर दी थी, और बाद में उदयीन की भी हत्या शिशुपाल ने कर दी थी, जो इसका मंत्री होता। ठीक। अब आता है उदयीन। ये जो है अजात शत्रु का पुत्र था। ये 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या करके मगध पर शासन पर बैठ जाता है। इसने जो है अपनी राजधानी को राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र किया था, जो कि प्रेजेंट में हमारी पटना है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है कुसुमपुर के नाम से की थी, और इसने अपने राज्य की राजधानी बनाया था। बाद में अवंती के राजा पाल पालका के आदेश पर इसने पालका के आदेश पर उदयन की हत्या भी हो गई थी। इसका उपनाम जो था वो था उदयभद्र। इसके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक। उपनाम इसका उदयभद्र था। फिर उदयन की अपने राजगीर से करी थी। जैनिज्म को ये फॉलो करता था। इसकी हत्या जो है अनजान व्यक्ति ने चाकू मार के कर दी थी। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था नाग दशक। वो एक नंबर का अयोग्य शासक था, जिसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और शिशुनाग ने कर दी थी उसके सेनापति ने। इसका जो है एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है नाग दशक। इसकी हत्या जो है, इसकी हत्या कर देता है शिशुपाल। शिशुपाल नहीं, शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, इसका सेनापति। अब आती है शिशुनाग डायनेस्टी, या फिर शुंग डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं शिशुनाग या शुंग डायनेस्टी आ जाती है। श्रीलंका के इतिहास के अनुसार मगध के लोगों ने नाग दशक के शासन काल में के दौरान विद्रोह किया, और शिशुनाग जो इनका मंत्री था उसको राजा बना दिया। शिशुनाग ने उसकी मृत्यु कर दी। शिशुनाग वंश जो है शुरू होता है 400, कहीं 412, कहीं 413, 344 से 345 तक ये रहते हैं। इसका संस्थापक जो होता है वो शिशुनाग होता है। ठीक। संस्थापक इसका शिशुनाग होता है। कैपिटल जो है इसकी वापस से पाटलिपुत्र से कहा जाती है, पाटलिपुत्र में तो अभी उसने कर दी थी उदयन ने। कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र से चेंज होकर वैशाली पहुंच जाती है। अब आ जाता है इसमें हमारा शिशुनाग। शिशुनाग जो है मगध का राजा बनने से पहले इसने ये जो है काशी का वाइसरॉय था। ये जो है पहले काशी का वाइसरॉय होता है। फिर इसने इस समय जो राजधानी होती है वो होती है गिरिराज। बाद में जो है इसकी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की जाती है। जो शिशुनाग है इसने जो है अवंती को अपने अंडर में कर लिया था, और ये जो मगध जब तक रहता है तब तक ये अवंती जो है मगध के साम्राज्य के अंदर ही रहता है। और ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी कि इसने अवंती को अपने अंडर में किया था, और वैशाली में जो है इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अब आता है शिशुनाग वंश का आखिरी राजा, जिसका नाम था काल अशोक। ये जो रहता है 394 से लेकर 366 बीसी तक रहता है। इसका जो है शास्त्रों में इसका नाम जो है काकवर्ण नाम से भी इसको बुलाया जाता है। इसकी राजधानी को वापस से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। इसने जो है बुद्ध की सेकंड जो है काउंसिल करवाई थी, बुद्धिज्म काउंसिल सेकंड करवाई थी। लास्ट राजा जो इसमें था वो था नंदीवर्मन, और इसकी हत्या जो है महापद्म नंद ने कर दी थी, और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना हो गई थी। इसकी जो मृत्यु होती है वो महल में जो है इसके क्रांति के कारण हो जाती है, और नंद वंश सिंहासन पर बैठ जाता है। अब आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के जो उसका फाउंडर होते हैं वो होता है महापद्म नंद। नंद्र नंद नंद्र नहीं नंद, महापद्म नंद, जो कि 344 से लेके 344 से लेके 323 तक रहती है। ये जो है पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, और ये जो थे क्या थे, ये शूद्र थे।
इसका संस्थापक कौन था? ये इसका संस्थापक था। इसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, जो कि इसने संस्था इसके नंद वंश की स्थापना करी थी, और इसने लगभग 545 से लेके 345 से लेके 321 तक इसने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। इसे जो है, इसका जो एक मित्र था वो था पाणिनि। पाणिनि इसका महापद्म नंद का मित्र था, और इसकी राजधानी जो है इस समय पाटलिपुत्री थी। राजधानी इस समय पाटलिपुत्र थी। पहला शासक था जिसने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत जो है उसके दक्षिण तक विजय का परचम लहराया था। ये मेरा पेन टैब सही से चल नहीं रहा है। इसकी राजधानी थी, इसने पूरा फैला दिया था, अपना राज्य को विस्तार किया था कह सकते हैं इसने। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म एक शूद्र महिला के साथ, इसके जो पिता मतलब कि शिशुनाग का जो है अफेयर था एक शूद्र महिला के साथ, उसमें उससे जो है ये महापद्मनंद का जो है जन्म होता है। लेकिन कुछ जो यूनानी लेखक हैं वो ये भी मानते हैं कि इसकी माँ एक वैश्य थी और पिता जो है नाई थे। ये जो है पिता एक इसके नाई थे। ये भी इसके अलग अलग थ्योरीज इसके बारे में चलती हैं। इसी जैसे ही इसने इसी प्रकार से नंद को जो है आधार्मिक मानते हैं, मतलब कि जिसके धर्म को जो पालन नहीं करता, अस्थितिक मानते हैं इसको। बौद्ध ग्रंथों में नंद को जो है अनंत कुल से संबंधित किया जाता है, मतलब जिसके कुल का कुछ पता होता ना हो उसके लिए अनंत कुल नाम का इसको कहा भी जाता था। और इसने जो है टोटल 28 सालों तक राज किया था। इसने कलिंग जीता था और अपना एक उपनाम रखा था, वो हम आगे देखेंगे क्या इसने अपना एक उपनाम लिया था जिसे दूसरे उस नाम से भी जाना जाता है, और वो क्वेश्चनों में भी आता है। तो इसका दूसरा नाम जो इसने एक तो जितने भी क्षत्रिय थे उनको सबको मार दिया था इसने, तो उसको जो है इसलिए इसने अपना नाम सर्व क्षत्रियान तक रखा था। और दूसरा नाम था ये इंपॉर्टेंट है, एक रात मतलब एकमात्र ऐसा शासक जिसने सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया हो। ये नाम इसने तब रखा था जब इसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, कलिंग जीतने के बाद। इसे कलिंग इन्होंने कलिंग को मगध में मिला लिया था और विजय ट्रॉफी के रूप में अपनी विजय के रूप में जो है जिनकी एक प्रतिमा भी साथ में ले आया था। पाली ग्रंथों में इसकी विशाल सेना के कारण इसे उग्रसेन भी कहा जाता है। नंद वंश बहुत ही अमीर और शक्तिशाली शासक था। इसे क्या कहा जाता है? उग्रसेन भी कहा जाता है। किसमें? पाली ग्रंथों में। पाली ग्रंथ किसके थे? बौद्ध धर्म के थे ना। बौद्ध धर्म के समय किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था? पाली में, पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ करता था। इसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम वो होता है रूलर, जो कि इसकी मृत्यु जो है धनानंद की मृत्यु चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर कर देते हैं। वो चाणक्य उसको नीति देते हैं और मारता उसे चंद्रगुप्त मौर्य है। अब लास्ट में हम इसको देख लेते हैं, इसकी जो सेना थी इसने कैसे जो है कलिंग युद्ध जीता था। तो उसके पास मतलब इसके पास सेना जो है काफी मजबूत रही होगी। तो हाँ, तो इसके पास जो है टोटल जो है ये हमारे देखो कितने हैं, 2 लाख जो है इसके पास पैदल सैनिक थे, 60,000 घुड़सवार थे और 6,000 हाथी थे जो कि युद्ध वाले थे। इसकी बहुत ही बड़ी प्रभावी सेना थी जिसकी वजह से इसने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। अब इसके बाद आ जाता है नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था धनानंद। धनानंद लास्ट रूलर था, और ये जो था वेस्ट लिटरेचर या फिर ग्रीक लिटरेचर में इसको जो है अग्रमेज भी कहा जाता है, मतलब बारबर। क्या इसका उपनाम कह सकते हैं? उपनाम इसका जो उपनाम था, इसका उपनाम जो था वो था अग्रमीज। ये अंतिम नंदवंश का शासक था। ग्रीक ग्रंथों और में इसे अग्रनेज या फिर जेरेमेडस भी नाम से कहा जाता है। सिकंदर के शासनकाल, अग्रमेज नाम से भी कहा जाता है। सिकंदर के शासनकाल जो सिकंदर जो है इसी के शासनकाल में जो है भारत में आया था, जिसके में जो है सिकंदर और पोरस की लड़ाई होती है। और उसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ फिलिपस कहा जाता है ना। कब होती है? 326 बीसी में। धनानंद ने अपने पिता की विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद ये हमने देख लिया था, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,000 रथ वगैरह वाले थे, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में इसको मार डाला था। अब आती है हिडिपस की जो लड़ाई होती है।
एरियपस की लड़ाई जो होती है ये बहुत ही मशहूर है। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ा गया था। किस पर लड़ा गया था ये भी आता है, कहाँ हुआ था ये युद्ध, हुआ था झेलम नदी के तट पर। ये जो है कहाँ हुआ था, झेलम नदी के तट पर। और कब हुआ था, 326 बीसी में। एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर जो है कहाँ का राजा था, ये राजा था मकदूनिया का राजा था। ये मकदूनिया का राजा था और इसने जो है 20 साल की उम्र में, 20 साल का था जब इसने राज्य गद्दी को संभाला था अपनी। इसके पिता का नाम था, पिता नहीं पिता, फादर, इसके फादर थे कौन, फिलिप। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोरस। पोरस जो है कहाँ का राजा था, पोरस था हमारे पंजाब सिंध का राजा। ये पेन मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। पोरस जो था वो सिंध का राजा था, सिंध का था। ठीक। और जो अलेक्जेंडर था वो कि मकदूनिया का किंग था। इसके पिता का नाम था फिलिप टू। 20 साल की उम्र में ये शासन पर बैठता है 336 में। और 326 में ये जो है जब 30 साल का था तब ये एक बैटल लड़ता है, ये बैटल ऑफ हिडेस्पस होता है। और जब वापस लौट रहा होता है तो इसकी सेना जो है आगे बढ़ने से मना कर देती है क्योंकि बहुत थक गई होती है इस युद्ध के बाद, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा मौर्य डायनेस्टी, कैसे चाणक्य ने, ये जो चाणक्य हैं इन्होंने अपनी रणनीति से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ये महान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो महापद्म नंद ने नंद डायनेस्टी बनाई थी उसके आखिरी राजा धनानंद की मृत्यु करी और एक नए साम्राज्य जो कि हिंदू साम्राज्य था उसकी स्थापना करी, जो इसका नाम था क्या, मौर्य साम्राज्य। ये देखेंगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर सुना है लास्ट तक तो एक लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रेलवे रोजगार को सब्सक्राइब करो। अगर कोई क्वेश्चन है लास्ट में तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, पूछ लेना, शेयर कर देना वीडियो को अपने आप। ठीक। और क्या कहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके क्वेश्चन भी देख लेंगे हम बाद में देखेंगे। ओके।